Question number 33. Figure shows two blocks of masses M and capital M connected by a string passing over a pulley. The horizontal table over which the mass M slides is smooth. तो ये वाला जो टेबल दिख रहा है वो स्मूथ है. The pulley has a radius r and moment of inertia I about its axis. ये जो पुली छोटी सी दिख रही है उसका रेडियस r दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, उसकी खुद की जो एक्सिस है यानी कि उसका जो सेंटर है. एंड इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट द एक्सिस, मतलब वो एक्सिस के अबाउट बढ़िया से घूम सकती है. ठीक है, आगे. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m assuming that the string does not slip on the pulley. रस्सी पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है. इसका ये मतलब हुआ कि ब्लॉक्स तो नीचे जा रहे हैं, ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, और ये पुली भी जो है वो साथ साथ घूमेगी क्योंकि रस्सी तो मूव कर रही है ना और स्लिपिंग नहीं हो रही है. तो रस्सी के साथ साथ पुली भी मूव करेगी, ये बात समझने की है. ठीक है, अब अभी देखो. हाँ, अभी ऐसे समझो. अब इसका एक्सेलरेशन अगर मैं ए मान लेता हूं तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा. और आप सोचो, ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है उसी एक्सेलरेशन से ये रस्सी भी आगे बढ़ेगी. ठीक है, तो पुली के इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो भी ए हो जाएगा. एक्सेलरेशन अगर ए है और यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो एल्फा है पुली का वो एल्फा हो जाएगा ए बाय आर. ठीक. अभी अभी मेरे को क्या पता है, यहां पर क्या लग रहा है, एम जी. यहां पर भी एम जी लग रहा है पर वो एम जी किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि वो घुमाने में कोई मदद नहीं कर रहा है. अब देखो भाई, हमारा मोशन कहां हो रहा है, ऐसे हो रहा है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जो है कौन सा है, एम जी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं भाई. ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, घटिया वाला तरीका बताता हूँ, फिर अच्छा वाला तरीका बताऊंगा. ठीक है, तो घटिया वाला तरीका क्या है भाई, सिंपल. अपन क्या करेंगे, टेंशन वगैरह एज्यूम कर लेते हैं. अब ये यहाँ पर मास वाली पुली है और स्लिपिंग भी नहीं हो रही, तो रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन अलग अलग आएगा. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टेंशन को मान लेता हूँ T1, ऐसे लग जाएगा T2, सॉरी T1 और T1, और यहाँ पर मान लेता हूँ T2 और यहाँ पर लग जाएगा T2. अब इस ब्लॉक के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लिखूंगा. तो T1 विच इज द नेट फोर्स along x axis will be equal to mass into acceleration, इक्वेशन नंबर 1. इस ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, इस ब्लॉक के लिए बनेगा mg बड़ा होएगा ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है. mg माइनस T2 विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये थी 1. और तीसरी इक्वेशन कहां से बन जाएगी भैया, इस पुली से बन जाएगी. पुली के लिए इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर. ये हो गया नेट टॉर्क. दैट वुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा. ठीक है, एल्फा की वैल्यू क्या है, ए बाय आर. तो ये तीन इक्वेशन बन गई. कितने वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, तीन, T1 T2 और ए. वैसे तो अल्फा भी वेरिएबल है लेकिन अल्फा को हम लोगों ने लिख लिया है ए बाय आर, यानी कि एक्सेलरेशन के टर्म्स में हम लोगों ने लिख लिया है. ठीक है, तो इफेक्टिवली तीन ही वेरिएबल है, तो सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. एक तो तरीका होता है ये, जो कि घटिया नहीं है, घटिया इसको बोलना उतना अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक तरीका है ये, जो हर बच्चे को आता ही होगा. लेकिन इसका एक और अच्छा तरीका होता है. उसी अच्छे तरीकों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लाल वाला एरो बनाया था. अभी मैं फिर इसको फिर से बनाऊंगा, ध्यान से देख. ये मेथड 1 हो गया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अभी मैं इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बोल लो या फिर जो बोलना है बोल लो भाई, है ना. परंतु ये छोटपुटिया चीजें काम आ जाती कभी कभार. वो क्या है,
शॉर्ट ट्रिक बोलना पता नहीं इसको उचित रहेगा कि नहीं, जो भी है, जो भी है वो ये है कि अगर मैं इसको एक इमेजिनरी डायरेक्शन बनाता हूँ जो कि सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला मात्र एक एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, वो है ये, केवल और केवल mg। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, mg विच इज द नेट फोर्स। अब यहां पर फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है ना, अगर फ्रिक्शन लगता होता तो मैं क्या करता, फ्रिक्शन को माइनस कर देता, ठीक है। तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, अब मास में इसका मास क्या आएगा m, इसका मास क्या आएगा m, और जो पुली होती है उसका मास नहीं लिया जाता, उसका इक्विवेलेंट मास लिया जाता है, क्योंकि भाई अब पुली वो फ्री नहीं है भाई, पुली समझो पुली फ्री थोड़ी ना है। और क्या इस सिस्टम में यहाँ पर ये भी तो फोर्स लग रहा है, ये भी तो एक्सटर्नल है, समझो बात को। यहाँ पर जहां पर पुली हिंज है वहां पर भी तो फोर्स लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये शॉर्ट ट्रिक ही है यार, मतलब ये एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो समझ में आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों में पुली का मास न लेके इक्विवेलेंट मास लिया जाता है, और पुली का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है I डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अगर ये याद कर सकते हो तो अच्छी बात है भाई, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। जो अपना पहला वाला मेथड है वो जिंदाबाद है ना, हमेशा वाले बेसिक्स हमेशा काम आते हैं। पर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपका समय बच सकता है, ठीक है, जब भी ऐसे सिचुएशन हो। परंतु हाँ, किसी भी शॉर्ट ट्रिक को लगाने से पहले उसकी एप्लीकेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा गौर करना जरूरी होता है। तो अंधाधुंध कहीं पर भी नहीं लगाएंगे, अगर 100% समझ में आ चुका है तो ही लगाएंगे एग्जाम में, और अगर समझ में आ गया है तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बना के देखेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर हर हर क्वेश्चन में आपका ये वाला शॉर्ट ट्रिक काम करता है और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किस सिचुएशन में काम कर रहा है किस सिचुएशन में नहीं कर रहा है, तो ही इसको अपनी फाइनल एग्जाम में लगाओ, वरना भाड़ में जाए, ठीक है। वरना फिर ये मेथड नंबर 1 जिसको अपन शुरू में घटिया बोल दिए थे, पर वो एक बहुत बड़ी गलती थी, मेथड नंबर 1 जिंदाबाद, ठीक।